रोन को बने हुए 6 महीने हो गए हैं, एक प्रसिद्ध कंपनी कनिष्ठ कर्मचारी और उन्होंने इसे अपने लिए एक महान अवसर माना है। सच है कि सहकर्मियों के रूप में उनकी स्थिति में एक महत्वपूर्ण कमी थी, जिन्होंने उसे हर संभव तरीके से धक्का दिया और इन सब के बावजूद अपने रोबोट को एक नए व्यक्ति को थोप दिया। रोन को उनकी ओर मुस्कुराने की ताकत मिली। वरिष्ठ सहकर्मी भले ही 8वीं बार उन पर भारी पड़े। एक दिन वह शौचालय में था, लेकिन उसने कभी आराम नहीं किया। थकान जमा हो गई और कॉफी बनाने के लिए उनके काम के लिए उनकी सारी प्रेरणाएं खो दी और उसे एहसास हुआ कि बस उसके इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक प्रशिक्षक के रूप में काम करने से उसे मुख्य पात्रों को एक खूबसूरत लड़की के लिए अप्रत्याशित रूप से उसे उचित प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बगल में से एक ऐसा व्यक्ति निकला जो लिंडा की देखभाल करने वाली उसकी सहकर्मियों की तुलना में उनके प्रति वो काफ़ी दयालु था। रोन से उसकी इंटर्नशिप का क्षण, क्योंकि वह एक विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और उनसे उम्र में बड़े थे। बातचीत के दौरान लड़के ने अजीब तरीके से कॉफ़ी का कप पकड़ा और वह उसके हाथ से गिर गया, जिससे तेज दर्द हुआ और उनके हाथ से वह छूट गया, जिससे लिंडा और वह तुरंत ही हैरान हो गई। उसे मदद करने की पेशकश की। रोन घाटे में था और अपने वरिष्ठ सहकर्मी को असुविधा नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसने उसकी मदद करने पर जोर दिया और वह विरोध न कर सका। मुख्य पात्र को भ्रमित करने वाली एकमात्र चीज लिंडा की पोशाक का खुला रूप था, क्योंकि वह बहुत ही करीब थी। रोन उसके शरीर से अपनी आंखों को हटा नहीं सका और इस समय बॉस की असंतुष्ट आवाज सुनाई दी, जिसने मुख्य पात्र को विपरीत करने के लिए कहा, उन विभागों का उपहार जहां कर्मचारी काम करते थे। रोन को आपत्ति थी कि यह उनका काम नहीं था, जिस पर बॉस ने उत्तर दिया कि यह एक परिचित कराने के लिए। विभागों के दौरे के दौरान लिंडा ने 2 व्यक्ति को एक दूसरे के साथ तनाव में देखा और स्वेच्छा से वो रोन की मदद करने के लिए आगे आई, जिससे उसे अच्छी सलाह मिली। बॉस को इतनी छोटी सी बात पर चिंता नहीं करनी चाहिए और इंटरल खुद को संभाल सकता है, यह महसूस करते हुए कि वह उसकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकती है। लिंडा ने मुख्य पात्र को एक साथ चलने के लिए वादा किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह लड़का बहुत ही खुश हुआ। इसने अपना मजाक छुपाए बिना बॉस को छोड़ दिया। बेशर्मी से रोन के चेहरे पर उपहारों का एक थैला फेंक दिया, जिसकी निश्चित रूप से उसने उम्मीद नहीं की थी। परिणाम स्वरूप पैकेज फर्श पर गिर गया और अच्छी तरीके से पैक की गई और छोटी छोटी चीज बिखर गई। बॉस को स्पष्ट रूप से यह पसंद नहीं आया और उसने बिना छिपाए अपनी बात रखी। निराश होकर उसने इंटरनल को डांटा और उसे कहा कि वह अपना समय ले और सब कुछ इकट्ठा कर ले, जबकि रोन धीरे धीरे बॉक्सों को वापस बैग में रख रहा था। बॉस ने देखा और यह सोचकर कि मनोरंजन किया कि मुख्य पात्र हमेशा उसके सामने रोता रहेगा। जब इंटरनल खत्म, बॉस बहुत ही प्रसन्न चेहरे के साथ चला गया, जिससे रोन को एहसास हुआ कि यह एक अधीनस्थ के प्रति प्रमुख का एक साधारण रवैया नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से उनका मजाक उड़ाया गया था। अचानक रोन का फोन बजा और इस पर प्रतिक्रिया करते हुए उसने देखा कि यह क्या हो सकता है कि फोन में कोई विज्ञापन हो, एक बहुत ही दिलचस्प संदर्भ वाले एक मोबाइल गेम के लिए, जिसमें मुख्य पात्र पहले स्तब्ध हो गया, लेकिन फिर उसने इस गेम को डाउनलोड करने का फैसला किया और देखा कि यह क्या है। और जैसे ही उस व्यक्ति ने डाउनलोड वाला बटन दबाया, उनमें से एक सुनहरी चमक निकलने लगी। फोन की स्क्रीन ने उसे घेरना शुरू कर दिया। इसकी उम्मीद नहीं थी कि रोन को तुरंत ही पोर्टल में खींच लिया गया और स्पष्ट रूप से बाहर थूक दिया, जहां वह पहले नहीं था। उससे पहले कि उसकी सुनवाई के लिए अज्ञात कुछ शोर ने उसका ध्यान आकर्षित किया और वह सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर घूम गया कि कुछ भी समझ से बाहर नहीं था। उसके पीछे पीछे और पीछे होने पर उसका आश्चर्य क्या था। धातु की जाली में उसने घृणित प्राणियों की भीड़ देखी और किसी तरह असामान्य रूप से डरावने वाले चेहरे वाले लोगों से मिलते जुलते थे, क्योंकि ऐसे जीव अक्सर फिल्मों या खेलों में देखे जा सकते हैं। रोन ने तुरंत ही अनुमान लगाया कि यह असली लाश है और वह उससे कुछ मीटर की दूरी पर था। उनके बीच एकमात्र बाधा और रिक्वेसिक ग्रिड है। कुछ बिंदु पर मुख्य पात्र ने अपने सामने एक स्कोरबोर्ड देखा, जिसमें जानकारी थी कि वो अपनी दुनिया और अपने दुनिया के बीच जा सकता है। सर्वनाश, इस सूचना बोर्ड ने यह ध्यान देने पर रोक दिया कि उसकी ज़ॉम्बी के बीच एकमात्र बाधा का एक अंतर था। तुरंत ही एहसास हुआ कि यह जाने का समय था। रोन ने उपहार बॉक्स को उठाया और अंदर चला गया। इस सबसे वह विपरीत दिशा में और हताशा में वह अपनी पूरी ताकत से बिना पीछे देखे हुए वो मदद करने के लिए किसी को बुलाने की कोशिश करता है। उसके पीछे चिल्लाने की आवाज़ आई और उसे पीछे हटने के लिए आग्रह किया और पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़के ने लड़की को देखा। उसके पास कुछ हथगोले थे जो उसने फेंक दिए थे
मृतकों की भीड़ के बाद एक सेकंड बाद वह झोपड़ी पर उस आदमी के बीच आ गई और एक छोटा सा विस्फोट नहीं हुआ जिसके सामने रोन का उद्धारकर्ता स्थित था। उसका धन्यवाद देने के बाद उसने कहा कि वह एक शिकारी थी, यह सिर्फ उसका काम था। मुख्य पात्र ने कुछ को सुलझाने की कोशिश की। रोन के पास वैसे पैसे नहीं थे, इसीलिए समस्या आ रही थी। उसने उसे बचाने के लिए भुगतान के रूप में एक स्वादिष्ट फल देने का फैसला किया। मुख्य पात्र को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लड़की को यह नहीं पता था कि यह क्या है, और इस अजीब खाद्य वस्तु का स्वीकार कर लिया और यहाँ तक कि उसको आजमाने का भी फैसला कर लिया, जिसके स्वाद से वो अपनी सुध-बुध खो बैठी कि उसने अपने जीवन में इससे अधिक स्वादिष्ट कभी कुछ नहीं खाया था। एक छोटे से भोजन के बाद उसने उस आदमी को व्यंजन के लिए कुछ शुल्क देते हुए कहा कि ऐसी चीज़ मुफ्त में भी नहीं खाई जा सकती है, और यह भुगतान थोड़ा सोना नहीं निकला। इस नोट पर वह जाने लगी और उसने कहा कि उसका नाम लीना था। यदि वह भाग्यशाली रही तो वे एक छोटी सी यात्रा के बाद एक दूसरे को देख पाएंगे। रोन को एक ऐसी बस्ती मिली जो वाणिज्य की थी और इससे विपरीत थोड़ी विपरीत दिखती थी। बहुमंजिला इमारतों की पृष्ठभूमि। मुख्य पात्र ने उसे तुरंत ही अपने व्यंजन को बेचना शुरू कर दिया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह इस पर पैसे कमा सकता है, और यह पता चला कि उन्होंने इस स्वादिष्टता के बारे में केवल अपने पुराने रिश्तेदारों से सुना था जो सर्वनाश से पहले रहते थे, और हर कोई उसमें रुचि रखता था। जब मुख्य पात्र से पूछा गया कि कैसे इस तरीके के उपहारों की कीमत अधिक होती है, उसने बिना दोबारा सोचे हुए उत्तर दिया कि 1 ग्राम के लिए 1 ग्राम सोने की कीमत होगी। उत्पादक की इतनी कीमत ने स्थानीय निवासियों को खूब नाराज कर दिया, और रोन ने सुना कि नहीं कि कोई इतने पैसे देकर ऐसी चीज खरीद सकता है। इन आपत्तियों पर उस आदमी ने शांति से इस कीमत को 2 शब्दों में समझाते हुए कहा कि कोई नहीं जानता है कि वह कितने समय तक जीवित रहेगा, लेकिन यह हमेशा नया और स्वादिष्ट आजमाने के लायक होता है। यह अर्थ उसमें से एक द्वारा पकड़ा गया था। प्रस्तुत और मुख्य पात्र के शब्दों की पुष्टि करते हुए, अजनबी के पीठ के पीछे चरखे के लिए 50 ग्राम के उपहार खरीदे। असंतुष्ट विस्मयादि बोधक तुरंत ही सुना गया कि भाड़े के सैनिक बहुत ही अमीर थे और इससे अधिक खर्च करते थे। जीवित रहने के लिए, खाने के लिए और आदि भाड़े के लिए अन्य व्यक्ति पहले ही भूल चुका था कि स्वादिष्ट भोजन क्या होता है, और उसके मुंह में स्वाद के संयोजन से वह 7वें आसमान पर था। परीक्षण के दौरे के दौरान तुरंत ही उसे स्वादिष्ट व्यंजन को 2 हिस्से में बेचने के लिए कहा, लेकिन अलग अलग स्वादों के लिए उनके लिए 100 ग्राम सोने की पेशकश की। इस बीच मौजूद बाकी लोगों को एहसास हुआ कि वे कुछ बेहद स्वादिष्ट चीज़ खो रहे हैं, और उन्होंने कम से कम 10 ग्राम से सोना बेचने की मांग करने लगे। इस असामान्य चीज़ का स्वाद हर किसी को पसंद आया, और उन्होंने रात की खुशी के साथ इन स्वादिष्ट पलों का आनंद लिया। स्पष्ट रूप से रोन को वास्तव में सोने की बैग देखना पसंद आया, जिसे वह सिर्फ 1 दिन में कमाने के लिए सक्षम था। ऐसी संभावना ने न केवल मूड अच्छा किया, बल्कि आगे की बिक्री के लिए प्रेरणा भी बढ़ा दी, क्योंकि मुख्य पात्र अपना मासिक वेतन प्राप्त करने के लिए सक्षम होगा। ऐसी बिक्री के लिए कुछ महीने और उसके जीवन का सबसे खुशी का क्षण उसे कुछ ठंडा और तीखा महसूस हुआ जो उसकी तरफ था, और ट्वीट न करने का आह्वान और एक विशेष डकैती थी, जिससे उसे पता चला कि एक निश्चित प्रभावशाली व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा था। ऐसी स्थिति में हिलना डुलना लगभग आत्महत्या जैसा था, लेकिन मैं ईमानदारी से कमाया हुआ सोना भी नहीं देना चाहता हूँ। रोन इस दयनीय स्थिति में से बाहर निकलने के लिए रास्ता खोजने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, क्योंकि वह केवल इसके बारे में सोच रहा था। डकैती में उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि यह एक भी प्रयास हो सकता है जो वास्तव में निकला, और किसी बिना हिचकिचाहट के उसे स्वीकार कर लिया। और जिस समय चाकू पहले से ही घुमाया गया था, सिस्टम ने बताया कि हिलने की क्षमता थी। बीच की दुनिया वापस आ गई थी और उसे फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्य पात्र ने तुरंत ही रिफंड के लिए सिस्टम से अनुरोध स्वीकार कर लिया। यही कारण है कि चाकू उसके पास से गुजर गया। हत्यारा, जिसने घटनाओं के ऐसे मोड़ की उम्मीद नहीं थी, वह पूरी तरीके से अर्थप्रभ में गलतफहमी में था कि क्या हो रहा था, क्योंकि उसने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। जब रोन लेटा हुआ था तो वह उसे कहाँ देख सकता था। उसके कमरे का सोफा ईमानदारी से खुश था कि रिचार्ज उसके मारे जाने से पहले वापस आ गया था। वह इस बात से खुश था कि दूसरी दुनिया के कुछ उपहारों की कीमत दूसरे में बहुत अधिक पैसे थी, और साथ ही कौशल में रोन का बैग था
जो काम पर केवल 12 घंटे चलता था। बॉस ने प्रशिक्षु के कदाचार को याद किया और कहा कि मुख्य पात्र ने मुख्य किरदार के रूप में उनकी थोड़ी सी भी सराहना नहीं की और यह निसंदेह परेशान करने वाला था कि दूसरी दुनिया में रहना बिना किसी निशान के वारिफ नहीं हुआ। और अब्रोन बॉस को यह कहते हुए मना करने में सक्षम था कि वह उसका कुरियर नहीं था। कौशल विकसित करने के लिए एक कंपनी में नौकरी मिल गई है। तुरंत ही उसे वरिष्ठ कर्मचारी को कॉफी बनाने के लिए अनुरोध करने पर अस्वीकार करना पड़ा क्योंकि वह बहुत ही परिचित रूप से कहा गया था।